देखिए मानसिक संक्रियाएं, आज हमारा टॉपिक का नाम है मानसिक संक्रियाएं, ठीक है। और ये टॉपिक जो है अगर हम देखें सीटेट की दृष्टि से, अभी टेट में इसका क्वेश्चन बना था प्रत्यक्षीकरण से, इसमें एक क्वेश्चन आया था पूर्व ज्ञान व पूर्व अनुभव से संबंध होता है, वो आंसर था प्रत्यक्षीकरण, क्योंकि अच्छे लेवल के क्वेश्चन बने हैं ये थ्योरी। थोड़ा आप समझिए, हम बात करते हैं सबसे पहले वो करते हैं मानसिक संक्रियाओं की, ठीक है। तो मानसिक संक्रियाओं में सबसे पहले हम बात करते हैं संवेदना की। क्या शब्द है? संवेदना। इसको समझना है, हिंदी में संवेदना का मतलब होता है किसी के दुख में सहभागी होना, हिंदी की बात करें। लेकिन साइकोलॉजी में संवेदना का मतलब ये नहीं होता है। साइकोलॉजी में संवेदना का मतलब होता है ज्ञान का द्वार, मतलब ज्ञान का द्वार। अभी आप इस तरीके से समझिए, आपने देखा है जब बच्चे का जन्म होता है, क्या बच्चे को पता होता है कि आवाज किसकी और कहां से आ रही है? जब बच्चे का जन्म होता है ना तो उसे ये पता है, ना कुत्ते की आवाज की पता है, ना बिल्ली की आवाज, ना बकरी की आवाज, ना आदमी की आवाज, ना औरत की आवाज, किसी की पता है? बच्चे का जन्म होता है, नहीं पता है आवाज किसकी और कहां से आ रही है। इसी प्रकार के ज्ञान को हम क्या कहते हैं? संवेदना कहते हैं। जब हमें पता ही नहीं है आवाज किसकी और कहां से आ रही है, इसी प्रकार के ज्ञान को हम क्या कहते हैं? संवेदना। इसीलिए इसको कहा जाता है ज्ञान का, पेपर में आ जाए तो आप बता सकते हैं ज्ञान का द्वार किसे कहते हैं, तो आंसर हो जाएगा संवेदना। क्लियर है? आगे बात करते हैं, इसका पूर्व ज्ञान व पूर्व अनुभव से संबंध नहीं होता है। देखिए, इसका पूर्व ज्ञान व पूर्व अनुभव से संबंध नहीं होता। देखिए, अगर पूर्व ज्ञान से संबंध होता तो बता देता ये मम्मी की आवाज है, ये पापा की आवाज है, ये बकरी की आवाज है, ये बिल्ली की आवाज है। भाई अगर पूर्व ज्ञान का मतलब पहले से ज्ञान होता तो बता देता आवाज किसकी और कहां से आ रही है, लेकिन उसको पूर्व ज्ञान नहीं है, इसीलिए वो नहीं बता पाता आवाज किसकी और कहां से आ रही है। इसी प्रकार के ज्ञान को हम क्या कहते हैं? संवेदना। क्लियर है ना? आगे बात करते हैं। देखिए, इसी में इसे ज्ञान की पहली सीढ़ी कहते हैं, ज्ञान की पहली सीढ़ी। आंसर पूछा जाए तो आंसर क्या होगा? संवेदना। ज्ञान की पहली सीढ़ी किसे कहा जाता है? आंसर हो जाएगा संवेदना। क्लियर है इतना? आगे बात करते हैं, बालक की शिक्षा की अगर शुरुआत भी होती है तो इससे होती है संवेदना से। भाई ज्ञान की शुरुआत हो रही है, उसे पहला अनुभव मिल रहा है। अगर आप कहीं जाते हैं, आपने उस चीज को कभी देखा ही नहीं, उसका कोई अनुभव नहीं है, क्या आप बता सकते हैं ये चीज वो है? लेकिन जब किसी से पूछेंगे, जब आप अनुभव आप लेंगे तो आप बता पाएंगे। लेकिन पहली बार अगर कोई बच्चा भी पहला अनुभव करता है, आवाजें सुनता है, जब पहली बार जन्म के बाद आवाज सुनता है, उसे नहीं पता कौन सी कुत्ते की, कौन सी बिल्ली की है, ठीक है, कौन सी हवाई जहाज की आवाज है, उसे नहीं पता है। इस प्रकार के ज्ञान को हम क्या कहते हैं? संवेदना कहते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है वो है संवेदना के प्रकार। ठीक है, थोड़ा समझिए आप, बात करते हैं संवेदना के प्रकार। देखिए, संवेदना के यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीटेट में, टेट में, सुपर टेट में। ये टॉपिक जो हम बता रहे हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट की बात कर रहे हैं। सबसे पहले दृष्टि संवेदना। क्या है? दृष्टि। दृष्टि का मतलब पहली बार देखना। बच्चे ने पहली बार किसी चीज को देखा। क्या बच्चे ने जन्म के बाद बकरी को देखा, वो जानता है ये बकरी है? नहीं जानता है। क्या पहली बार कुत्ते को देखा, वो जानता है कि ये कुत्ता है? नहीं जानता। जब हम बताएंगे, अनुभव होगा उसको, तभी तो जानेगा। नहीं जानता है कौन सी, वो इवन ये भी नहीं जानता ये मेरी माता जी हैं, जब जन्म के बाद नहीं जानता है। पता है, क्योंकि इस दृष्टि का पहला जो दृष्टि से जो ज्ञान लेगा वो दृष्टि में आएगा, दृष्टि संवेदना। दृष्टि मतलब देखने से। दूसरा आता है ध्वनि। क्या है? ध्वनि। पहली बार जो आवाजें सुनेगा उससे जो ज्ञान मिलेगा, पहली बार, फर्स्ट ध्वनि। अभी पहली बार हमने, जब आप पहली बार सुनेंगे तो आपका अनुभव ही नहीं है, आपको पता ही नहीं आवाज किसकी है, कहां से आ रही, कैसी आवाजें हैं। ठीक है, इस प्रकार को ज्ञान को हम क्या कहते हैं? ध्वनि संवेदना कहते हैं। क्या कहते हैं? ध्वनि संवेदना। तीसरा आता है स्पर्श। आप किसी चीज को पहली बार टच करेंगे, छुएंगे, तो आपको पहली बार टच करने का पहला कोई अनुभव नहीं है, लेकिन पहली बार टच किया तो आपका पहला अनुभव है। इस प्रकार पहला स्पर्श जो है उसको स्पर्श संवेदना कहते हैं। क्लियर है ना? आगे बात करते हैं स्वाद। क्या आपने कोई चीज कभी खाई नहीं है, पहली बार अगर खा रहे हो आप, तो वो क्या है? पहली बार कोई स्वाद। देखो, ये बच्चे के ऊपर डिपेंड करता है। बच्चे को पहले स्टार्टिंग में कोई स्वाद नहीं पता, ना खट्टे का ना मीठे का। उसको स्टार्टिंग में जैसी आदत बना दो वैसी बन जाएगी। बात समझ में आ रहा है? तो वो स्वाद धीरे धीरे हम बताते हैं ना, उसको दिखाते हैं, खिलाते हैं, उसको अनुभव होता है कि अच्छा है, ये बुरा है। बात समझ में? इसी प्रकार के ज्ञान को हम क्या कहते हैं? स्वाद संवेदना कहते हैं। अलग अलग आंसर दे सकते हो आप। क्लियर है ना? मतलब अगर पूछा जाए तो आप आंसर दे सकते हैं। अगला देखिए गंध। गंध का मतलब क्या है? कौन सी अच्छी है, कौन सी? क्या बच्चे का जन्म के बाद पता है कि कौन सी अच्छी वाली, कौन सी बुरी वाली है? नहीं पता है ना, क्योंकि इवन आपने देखा होगा बहुत से लोग ऐसे हैं जहाँ पे मतलब गंदी जगह है, बदबू आती है, लेकिन उनकी आदत हो जाती है उसमें रहने की।
ठीक है, उन्हें लगती नहीं और आप वहां रुक नहीं पाएंगे, वहां खड़े नहीं हो पाएंगे 2 मिनट, आपको लगेगा अरे यहां से तो भागना चाहिए, यहां मेरे बस की बात नहीं है रुकना, ऐसा लगता है। लेकिन वो रोक रहते हैं क्योंकि उनकी आदत पड़ गई है वैसी, ठीक है, उनको वहां वो लोग उस चीज के बारे में, और आप पहली बार उसका अनुभव कर रहे हैं। इसीलिए कहते हैं ये कितने प्रकार की होती है, 5 प्रकार की। कितने प्रकार की? तो आप आंसर दे सकते हैं। आगे देखिए, इसमें बात करते हैं। देखिए पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा चुका है। आगे इससे पूछा गया है स्टेट में, प्रत्यक्षीकरण। देखिए प्रत्यक्षीकरण की बात करेंगे सबसे पहले। तो प्रत्यक्षीकरण ज्ञान की दूसरी सीढ़ी है। मेरी बात समझना ध्यान से, थोड़ा ध्यान से। जब बच्चे ने पहली बार आवाजें सुनी, बिल्ली की सुनी, कुत्ते की सुनी, मम्मी की सुनी, पापा की सुनी, घर के सदस्यों को सुनी, उसे नहीं पता था आवाज किसकी है, कहां से आ रही है, लेकिन उसने बार बार सुनी, महीने 2 महीने सुनी, उसको ज्ञान हुआ, उसको अनुभव हुआ। अब वो बता सकता है आवाज किसकी और कहां से आ रही है। इसको जब बता सकता है और कहां से आ रही है, किसकी है, मम्मी की कौन सी है, पापा की कौन सी है, तो इसी प्रकार के ज्ञान को हम क्या कहते हैं, प्रत्यक्षीकरण कहते हैं। इसका ज्ञान का दूसरी सीढ़ी सी वो कहते हैं, ज्ञान की दूसरी सीढ़ी। देखिए ये पेपर में क्वेश्चन, टेट में क्वेश्चन पूछा गया ये वाला सेम, ये टेट में क्वेश्चन ये बना है कि पूर्व ज्ञान तथा पूर्व अनुभव से संबंध होता है। ये उसका आंसर था प्रत्यक्षीकरण। आप पेपर उठाइए, यही आंसर था प्रत्यक्षीकरण। क्यों था? क्योंकि वो काफी बार सुन चुका है आवाजें, बकरी की आवाजें सुन चुका है, बता भी चुके हैं लोग ये बकरी है, ये कुत्ता है, सुन चुका है, 2 महीने 3 महीने वाला सुन चुका, अनुभव है, पूर्व ज्ञान है, पूर्व अनुभव लोगों ने बताया, पूर्व ज्ञान हो गया। अनुभव मतलब स्वयं देखा, तो ये पूर्व ज्ञान है, पूर्व अनुभव है। इस आधार पे वो बता सकता है ये आवाज किसकी और कहां से आ रही है। राइट, क्लियर हुआ? आगे बात करते हैं। ये वस्तु का पूर्व ज्ञान, मैंने कहा वस्तु का पूर्व ज्ञान हो गया, इसको मतलब पूर्व अनुभव है, ज्ञान है, वस्तु का पूर्व ज्ञान हो गया, इसका मतलब ये है प्रत्यक्षीकरण। ठीक है, आगे बात करते हैं। अब बात करते हैं चिंतन की। ठीक है, थोड़ा समझिए आप। इसी टॉपिक में दूसरा पॉइंट आता है, वो आता है चिंतन। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए चिंतन करना बहुत जरूरी है। आज टेक्नोलॉजी मतलब आपकी टेक्नोलॉजी के जमाने में लोग मोबाइल में माइंड को, कहीं माइंड की एक्सरसाइज कर ही नहीं रहे हैं। सब लोग क्या है, आराम से बॉडी में खा रहे हैं, खाना बॉडी के लिए काम कर रहे हो, लेकिन माइंड के लिए कोई काम नहीं कर रहा है। लेकिन हमें माइंड के लिए भी वर्क करना चाहिए, हमें सोचना चाहिए, हमें चिंतन करना चाहिए, बहुत जरूरी है। और सीटेट भी कहता है कि अगर आप जितना अच्छा चिंतन करेंगे, जितना सोचेंगे विचारेंगे, उतना जल्दी हमारे आंसर दे पाएंगे। हम तो 4 चीजें सेम जैसी दिखाते हैं, चार हम शक्ल खड़े कर दिए, लेकिन इसमें ये देखते हैं कि सबसे बड़ा लड़का जो है वो कौन सा है। ठीक है, तो उनमें से आपको कुछ ऐसी, आपका माइंड तेज है, चल रहा है, 4 गिलास हैं रखे हुए हैं, सेम है, एक जैसे हैं, उसमें कुछ एक गिलास है वो हटके है, कुछ उस हट वाली चीज को आपको देखना है। तो यही चीज है, यहाँ चिंतन आपको करना बहुत जरूरी है। रॉस साहब क्या कहते हैं, बहुत फेमस साइकोलॉजी के क्षेत्र में उन्होंने नाम किया है, ये मनोवैज्ञानिक बहुत फेमस रहे हैं। चिंतन मानसिक क्रिया का ज्ञानात्मक पहलू। ये आप जानते हैं ज्ञानात्मक पहलू क्या होती है, कल्पना होती है, चिंतन होता है, ये सब क्या है, ज्ञानात्मक पहलू है, क्योंकि ये माइंड से काम करते हैं। तो क्या है चिंतन, मानसिक संक्रिया का कौन सा पहलू है? तो अगर क्वेश्चन आ जाए चिंतन पहलू है तो आंसर क्या होगा, ज्ञानात्मक पहलू। क्लियर है ना? आगे बात करते हैं चिंतन के प्रकार। चिंतन के 2 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? एक जिक्वाड़ो व रूकने। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, ये इंपॉर्टेंट नाम है। कौन सा नाम है? जिक्वाड़ो व रूक। क्या नाम है? जिक्वाड़ो व रूक। जिक्वाड़ो व रूक ने चिंतन के 2 प्रकार बताए। कितने प्रकार हैं? 2 प्रकार। पहला है स्वली चिंतन, दूसरा है यथार्थवादी चिंतन। पहला कौन सा चिंतन है? स्वली चिंतन। दूसरा कौन सा चिंतन है? यथार्थवादी चिंतन। मेरी बात समझना, स्वली चिंतन वह चिंतन है जिसमें आप स्वप्न देखें या आप कहीं बैठे बैठे आपके दिमाग में कोई विचार आया और आप अपने जाके उस विचारों को किसी के सामने अभिव्यक्त करते हैं, बता दें। मतलब जैसे आप कहीं बैठे हैं, ठीक है, और आपके दिमाग में कोई विचार आया, आप गए फ्रेंड से मिले और आपने मित्र को बता दिया कि अरे मेरे दिमाग में तो ये आ रहा था, ऐसा ऐसा आ रहा था। बताना भी जरूरी है इसमें स्वली में, मतलब आना तो है, लेकिन आके अगर आपने बताया नहीं तो ये पूरा नहीं हुआ। स्वप्न तो आया, हमें स्वप्न आया, लेकिन अगर स्वप्न हमने बताया नहीं तो ये चिंतन पूरा नहीं हुआ। चिंतन कह क्या रहा है? स्वली चिंतन कह रहा है अगर आपके दिमाग में कोई विचार आता है या आपको कोई स्वप्न आता है तो आप जाकर अपने मित्र से बता सकते हैं, अपने सगे संबंधी से ये बात कह दें, अभिव्यक्त कर दें। बात समझ में आ रहा है? इसी को हम कहते हैं स्वली चिंतन। बहुत आराम से समझ में आ गया। ये कोई नॉर्मल बातें हैं, मतलब आपको साइकोलॉजी क्या है, हमारे जीवन का पूरा सार है।
ठीक है, हमें कोई रटना थोड़ी, देखो कॉन्सेप्ट रटना। अभी क्या है, हमें जो सपना है, हमारे विचार हो, हम किसी के सामने व्यक्त करते हैं, ये हमारा कौन सा चिंतन है, स्वली चिंतन। दूसरा आता है यथार्थवादी चिंतन। यथार्थवादी चिंतन का मतलब होता है वास्तविकता से संबंध, मतलब जो सामने हो रहा है, जो सामने घटित हो रहा है वो वास्तविक है, वो वास्तविक है, वही यथार्थ है। क्या है, यथार्थ है, क्योंकि इसका क्या होता है, इसका समस्या समाधान निहित होता है, क्योंकि जो सामने हो रहा है उसका रिजल्ट तुरंत के तुरंत मिलता है, सामने प्रैक्टिकल है ना, ठीक है, या तो सही होगा या गलत होगा। क्योंकि ये चिंतन 3 प्रकार के होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। सीटेट में इससे 4 से 5 बार क्वेश्चन बने हैं, ये सीटेट में 4 से 5 बार क्वेश्चन इससे बने हैं। ये 3 प्रकार का होता है। देखिए 3 प्रकार कौन कौन से हैं, चलिए आइए बात करते हैं। ये 3 प्रकार का होता है, कौन कौन सा, ये अभी बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए देखिए, सबसे पहला अभिसारी चिंतन। देखिए बहुत बार सीटेट में तो इस क्वेश्चन बहुत बार बना है, अभिसारी चिंतन। अभिसारी चिंतन को बोलते हैं हम निगमनात्मक चिंतन, ठीक है, निगमात्मक चिंतन, निगमन चिंतन, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये थोड़ा समझिए, इसमें दिए हुए तथ्य के आधार पर निष्कर्ष तक पहुंचने की कोशिश की जाती है। मतलब आपको घर वालों ने कह दिया कि बेटा इस तरीके से जाना, ये करना, तो आप उसी तरीके से जाएंगे और वही करेंगे जो घर वालों ने बोला। बात समझ में आ रहा है क्या? कभी खुशी कभी गम में नहीं सुना है कि बेटा तुम्हारे भैया भी वहां पढ़ने गए थे लंदन, मैं भी गया था, तुम्हारे बाबा भी गए थे और तुम्हें भी जाना है। मतलब सेम, मतलब जो चीज पूर्वजों ने की वही हम करेंगे, उसमें अपनी तरफ से कोई ऐड नहीं करेंगे। मतलब कहने का मतलब सर, निष्कर्ष तथ्य जो दिए गए हैं उसके आधार पर निष्कर्ष तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। वो कौन सा चिंतन है, वो अभिसारी चिंतन। मेरी बात समझना, थोड़ा दोनों क्लियर हो जाएंगे। और दूसरा है अपसारी चिंतन। कौन सा चिंतन, अपसारी, इसको आगनात्मक चिंतन भी कहते हैं। थोड़ा समझिए, इसमें क्या होता है, दिए हुए तथ्य में अपनी तरफ से नवीन तथ्य जोड़कर निस्तर तक पहुंच। अभी क्या है, बाबा भी लंदन गए थे, हम भी गए थे, बेटा तुम्हें भी जाना है। हो सकता है उसको लंदन के बजाय अमेरिका की यूनिवर्सिटी अच्छी लगे, उसने अपनी तरफ से खोज करी। बात समझ रहे हो, मतलब जरूरी नहीं है बाबा ने जो किया, पापा ने किया, वही हम करें। हम अपनी तरफ से कुछ नया करने की कोशिश करेंगे, उसमें नवीन ऐड करेंगे, ठीक है। कि बिजनेस जैसा चलता आया, पापा ने चलाया, बाबा ने चलाया, वैसा ही हम चलाए, उसमें हो सकता है हम नवीन कुछ ऐड करें। बात समझ रहे, जो ऐड किया है वही तो क्या कह रहा है, ये अपसारी चिंतन। मतलब तथ्यों में अपनी तरफ से नवीन तथ्य जोड़कर निष्कर्ष तक पहुंचने की कोशिश करना, कौन सा कहलाता है, ये कहलाता है अपसारी। और वो कौन सा अपसारी क्या कहता था, दिए हुए तथ्य के आधार पर निष्कर्ष तक पहुंचने की कोशिश करना, कुछ अपनी तरफ से जोड़ना नहीं है। बिल्कुल सही है। आगे बात करते हैं, थोड़ा समझिए आप। अब आता है आलोचनात्मक चिंतन, ठीक है। कौन सा चिंतन है, आलोचनात्मक चिंतन। थोड़ा समझिए, आलोचनात्मक चिंतन क्या कहता है, ये चिंतन कहता है किसी वस्तु या घटना के गुण व दोषों की परख कर लेना। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके जीवन के लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए कोई भी अगर इंसान आपसे कुछ कहता है कि मीरा ने शीला की बहुत बुराई करी, किसी तीसरे ने आपसे कहा आगे, तो आपको मीरा की बात नहीं सुननी है, क्योंकि हो सकता है करी है कि नहीं करी है। जब तक उसके गुण और दोषों की समीक्षा नहीं करेंगे तब तक उस सत्य को हम स्वीकार नहीं करेंगे। ऐसी बहुत सी बातें समाज में आपको मिलेंगी ना कि अरे वो तुम्हारे बारे में ऐसा बोल रहे थे। अब उसकी समीक्षा करना बहुत जरूरी, नहीं तो आप बहुत गलत जगह फंस सकते हैं। किसी की बात पे विश्वास करना जब तक उसके गुण और दोषों की परख नहीं कर लो, इसे हम कहते हैं आलोचनात्मक चिंतन। इस चिंतन को आपके दिमाग में रहना चाहिए, क्योंकि किसी के कहने पे बहकाने में आके हम कोई बात सत्य ना माने जब तक उसके बारे में हम जान ना लें, ठीक है। जब जान लेंगे तो वो चीज हमारे लिए कैसी हो जाएगी, ठीक हो जाएगी। क्लियर है, आगे बात करते हैं, ठीक है। थोड़ा समझिए। अब आते हैं चिंतन के साधन, इसको हम पूरा करते हैं तो चिंतन हमारा पूरा हो जाएगा और ये टॉपिक चिंतन का पूरा हो जाएगा, ठीक है। चिंतन के साधन, देखिए ये आ चुका है, वो क्वेश्चन हम बता दे रहे हैं, ये पेपर में बना था, सीटेट में, टेट में भी बना है। ये कहा था चिंतन का साधन नहीं है, 3 ऑप्शन थे, एक ऑप्शन नहीं था। देखिए एक है पहला प्रतिमा। प्रतिमा क्या, इमेज, मतलब हम किसी को देखकर चिंतन करते हैं। हम किसी को देखकर कहते हैं, देखा हमने किसी को और फिर उसके बाद हमने सोचा अरे मैंने ऐसा लग रहा है मैंने इसको कहीं देखा है, कहीं बाजार में मिल गया, उसने आपने कहीं शादी में देखा उसे, और तीसरे दिन आपको बाजार में मिल गया। अब मुझे ऐसा लगा, आप पड़ोसी से कह रही हैं, आपके साथ जो फ्रेंड है उससे कह रही हैं ऐसा लग रहा है मुझे मैंने इसको कहीं देखा है। देखा किस आधार पे, इमेज के आधार पे, प्रतिमा उसकी बनी हुई ना आपके दिमाग में, मतलब कहीं ना कहीं उसको कनेक्ट कर रही है ना। तो ये पहला क्या है, प्रतिमा। दूसरा क्या है, भाषा, लैंग्वेज,
क्योंकि कभी कभी आपकी जो वार्तालाप होती है, किसी से बात करने का तरीका होता है, वो भी अच्छा लगता है, तो वो आपका माइंड में टच कर जाता है, ठीक है, क्योंकि लैंग्वेज भी हमारी चिंतन का साधन है। तीसरा आता है संप्रत्यय। संप्रत्यय का मतलब है कॉन्सेप्ट। देखिए जैसे मैंने कहा हरी हरी, मैंने कहा हरी हरी, आपके दिमाग में क्या आया? कुछ आया? किसी के घास आई, किसी के नींव आया, बात समझ में आ रहा है? कुछ ना कुछ आया, मतलब क्यों आया? मैंने तो हरी हरी कहा, बाकी कुछ कहा नहीं, लेकिन आपके दिमाग में कुछ आया, इसका मतलब ये है ये संप्रत्यय आया। इसे कहते हैं जो आया है वो संप्रत्यय है। मैंने कहा पीली पीली, ठीक है, आपके दिमाग में पीली पीली कुछ आया? मैंने पीली पीली कहा, आपके दिमाग में कुछ आया? मैंने तो कुछ कहा ही नहीं, कुछ आया, लेकिन आपके दिमाग में कुछ आया, यही तो संप्रत्यय है, जो आया संप्रत्यय है। मेरी स्टूडेंट बैठी हुई थी क्लास में, मैंने कहा पीली पीली, उसने कहा कड़ी, उसको कड़ी बहुत फेवरेट थी, उसने कहा कड़ी। अब जब कड़ी बोली ना तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा कड़ी क्यों तुम बोली? अरे सर एक तो कल मैंने कड़ी खाई और मेरी कड़ी फेवरेट है, और दूसरे के साड़ी आया, किसी का और आया, बात समझ में? मतलब अपना संप्रदाय, हम ये नहीं कह सेम हो सकता है, लेकिन सबका अलग अलग होगा। ये चिंतन काम कर रहा है, हमारा माइंड ही तो काम कर रहा है। आगे बात करते हैं प्रतिज्ञप्ति। अगला पॉइंट है प्रतिज्ञप्ति। मतलब ये है एक संप्रत्यय को दूसरे संप्रत्यय से जोड़ना, एक संप्रत्यय को दूसरे संप्रत्यय से जोड़ना, ये क्या कहलाता है? प्रतिज्ञप्ति। एक संप्रत्यय को दूसरे संप्रत्यय से जोड़ना क्या कहलाएगा? प्रतिज्ञप्ति। मेरी बात समझना, मैंने कहा कि इमली आज उस खेत में गए या उस शहर में गए, उस बगीचे में गए, वहां एक इमली का बहुत बड़ा पेड़ था। इमली जानते हैं ना सब लोग, इमली का बहुत बड़ा पेड़ था। जैसे मैंने इमली तोड़ी, इमली तोड़ी और इमली जैसे ही खाई, और इमली जैसे हमने तो इमली खाई, लेकिन दूसरे के दिमाग में एक संप्रत्यय चालू हो गया, क्या? खट्टापन, पानी आ गया, ठीक है भाई। हम संप्रत्यय तो एक ही था ना, इमली तोड़ना, तो वो वहां से कनेक्ट होना चाहिए था, लेकिन इमली ने दूसरा रिएक्ट किया संप्रत्यय को, क्या? खट्टापन, एकदम पानी आ गया मुंह में। देखो आप सब लोगों के आ रहा होगा इमली से, अभी ये रिएक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है? ठीक है, तो जो है ये टॉपिक जो है वो पूरा हो चुका है, क्लियर है?